नमस्कार, मैं रवि पंत। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस। हालांकि इस टॉपिक पर एक वीडियो मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुका हूं। थोड़ा सा इसको और डिटेल करना चाहता था, तो इसीलिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। फंडामेंटल एनालिसिस शेयर मार्केट में नॉर्मली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से किया जाता है, और मैं किसी रिटेल इन्वेस्टर के एंगल से अगर देखूं तो फंडामेंटल एनालिसिस सबसे इम्पॉर्टेंट एक एनालिसिस है जो हर रिटेल इन्वेस्टर को आना चाहिए। देखिए, वैसे तो सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, और हाँ, थोड़ा मेहनत तो देखो करनी ही पड़ती है, राइट। लेकिन समझते हैं कि हम कैसे एज अ रिटेल इन्वेस्टर इस फंडामेंटल एनालिसिस को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट। तो फंडामेंटल एनालिसिस है क्या? देखिए, हमने कई बार डिस्कस किया है कि जो शेयर मार्केट में जो प्राइस चल रहा होता है, वो प्राइस तो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर होता है, और वो आज का प्राइस होता है। और जब भी हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है लॉन्ग टर्म। हम आगे के लिए 5 साल आगे के लिए, मतलब देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात बोलूँ, जहाँ पर हम बात करते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग की, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट तो आता ही 5 ईयर एंड अबव के लिए है। उसमें अगर आप सोचें कि मैं 1 से 2 साल में, कोई पावर ऑफ कंपाउंडिंग नहीं लगती। तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर, अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो पावर प्ले है उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो वो शुरू ही 5 साल के बाद आपको, मेरा मतलब जितनी लंबी इन्वेस्टमेंट उतना बेहतर आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो जादू है वो दिखाई देता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम 5 साल से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट को ही यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिस्कस कर रहे हैं, राइट। ये क्यों है, इसको भी मैं अभी समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, जब भी मैं कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काम कर रहा हूँ, वहाँ पर मेरे को देखना, और मैं कौन हूँ यहाँ पर? रिटेल इन्वेस्टर। तो फंडामेंटल एनालिसिस आपको क्या बताता है? फंडामेंटल एनालिसिस के ज़रिए आप ये निकालने की कोशिश करते हैं कि जो कंपनी है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, और उस इंट्रिंसिक वैल्यू का ही सारा प्ले है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? मैंने बताया था, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है उसकी रियल वर्थ, उसकी असली वैल्यू। जो कंपनी है उसकी एक प्राइस तो मार्केट में चल रहा होगा, राइट, जिसको मैंने बोला डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस से वो प्राइस मार्केट में आ रहा होगा। और एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू यानी उसकी रियल वर्थ। वो रियल वर्थ निकलती कैसे है? वो रियल वर्थ देखिए निकलती है उसकी फ्यूचर अर्निंग के बेसिस से, कि कंपनी आने वाले सालों में कैसे परफॉर्म करने वाली है, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, राइट। तो और मैनेजमेंट उसका क्या है, फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं। तो इनके बेसिस से एसेट्स जो हैं उसके पास, उन एसेट्स का कैसा वो यूज़ करेगी कंपनी, कि वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करे, यानी ग्रो करेगी। अगर कंपनी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करेगी तो वही ग्रोथ हमारे को देखना है, राइट। तो ये होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। तो आप देखिए, तो यानी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो गया? वो आज का प्राइस नहीं है, हम बात कर रहे हैं कल के प्राइस की, आने वाले कल के प्राइस की, राइट। तो अब कॉन्सेप्ट क्या निकलता है? अगर मेरा मार्केट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है तो इसका मतलब मेरे लिए एक वैल्यू बाय अपॉर्चुनिटी है, और मेरे को वहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर मेरा मार्केट प्राइस मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है, इसका क्या मतलब निकल कर आया? इसका मतलब है कि या तो उस शेयर से दूरी बनानी है, और या अगर मेरे पास वो शेयर है, मैं उसमें पहले से इन्वेस्टेड था, सो दिस इज द राइट टाइम टू एग्जिट द स्टॉक, राइट। तो इसका मतलब अगर मार्केट प्राइस कम होती है इंट्रिंसिक वैल्यू से तो मेरे लिए वैल्यू बाय है, और अगर मार्केट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है तो मेरे पास अगर शेयर है तो मुझे एग्जिट लेना है, और वरना मुझे उस शेयर से दूरी बनानी है। अब ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, इसको कैसे निकालते हैं, इसके लिए भी आते हैं। पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या टूल्स हैं फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, राइट। तो देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस के टूल्स बेसिकली क्या हो सकते हैं? तो हमने बोला कि हमारे को इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है, यानी फाइनेंशियल एस्पेक्ट देखना है कंपनी का, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट देखना है कंपनी का, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट देखना है कंपनी का, राइट, इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट भी देखना है। कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले मुझे क्या देखना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने हैं कंपनी के। देखिए, 1-2 क्वार्टर से फर्क नहीं पड़ता। मेरे से पूछे तो कम से कम 5 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस आपने करना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है? बैलेंस शीट आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है। बैलेंस शीट से आप देख सकते हैं कि उसकी एसेट्स क्या हैं, उसकी लायबिलिटीज़ क्या हैं, क्या उसका डेट है, डेट यानी कितना कर्ज कंपनी ने ले रखा है, क्या उसकी इक्विटी है, कितने डेटर्स हैं जो उनको, जहाँ से उनको पैसा आना है, कितने लोगों को उन्होंने पैसा देना है, एसेट्स किस तरीके का एसेट है, राइट, या क्या एसेट्स उसके पास हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यानी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की एक डिटेल्ड एनालिसिस आपको बैलेंस शीट के जरिए पता लगती है।
अब अगर आप 5 साल की बैलेंस शीट देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या इज देयर सम मूवमेंट इन द डेट बढ़ा है पिछले 5 सालों में, कम हुआ है, इक्विटी में क्या असर पड़ा है, मेरे डेटर्स पिछले 5 सालों में बढ़े हैं या कम हुए हैं। इसलिए मैंने बोला कि 5 साल कम से कम आपके पास होने चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बोला हम इन्वेस्टमेंट भी कितने सालों के हिसाब से कर रहे हैं, मिनिमम 5 years एंड अबव के लिए हम बात कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको क्या बताता है कि मेरी रेवेन्यू क्या थी, मेरे एक्सपेंसेस कितने थे, मेरा नेट प्रॉफिट कितना है। हाँ, ये जो नेट प्रॉफिट होता है ये कैश प्रॉफिट नहीं होता, ये नेट प्रॉफिट होता है। इट इज़ कैश एंड नॉन कैश आइटम्स के बेसिस से निकाला हुआ प्रॉफिट होता है, राइट। तो इससे ये हमारे को पता लगता है कि मेरी अर्निंग पर शेयर क्या है, मेरा प्रॉफिट कितना है, राइट। वहाँ पर ये भी पता लगता है कि मेरा कैश प्रॉफिट क्या है, लेकिन उसका सही एनालिसिस करने के लिए हमारे को देखना चाहिए कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए मैंने एक बार पहले भी बोला था आपको, पेटीएम के जो फाउंडर हैं उन्होंने बोला था कैश इज किंग, कैश सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, राइट। तो अगर मेरे को प्रॉफिट हो रहा है और उस मेरे को कैश जनरेट नहीं हो रहा है तो ऐसे प्रॉफिट की कोई वैल्यू नहीं है, राइट। तो कैश जनरेशन देखा जाता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट नेट पॉजिटिव होता है इसका मतलब कैश कंपनी में आया, राइट। और अगर जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो नेट नेगेटिव होता है इसका मतलब हमने कैश आउटले किया। देखिए कैश आउटले करने का मतलब लॉस होना नहीं होता, हो सकता है वो मैंने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया हो या और भी इसी तरीके के कोई आइटम हो, तो इसलिए उसको एनालिसिस करने के लिए। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट से हम यही चीज़ देखते हैं कि कैश प्लस है या कैश माइनस है, राइट। उसके बाद आती है फाइनेंशियल रेशोज। बहुत सारे रेशोज होते हैं, इसके ऊपर कोई एक सेपरेट वीडियो में जरूर बनाऊंगा। अभी के लिए मैं बता रहा हूं कि हमारे पास इंपॉर्टेंट रेशोज कौन से हैं। वैसे तो देखिए अलग अलग है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज अलग हैं, लिक्विडिटी रेशोज अलग हैं, राइट। और लेकिन जो मेजर रेशोज हैं जिनको मैं अभी कवर कर रहा हूँ है प्राइस अर्निंग रेशो, क्या कितना इंपॉर्टेंट है, यानी प्राइस अर्निंग रेशो होता है, डेट इक्विटी रेशो होता है, राइट, रिटर्न ऑन इक्विटी होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। तो ये सारे रेशोज हैं। फिर उसी तरह से अर्निंग पर शेयर होता है, राइट। तो इस तरीके के बहुत सारे रेशोज होते हैं। मैंने बोला रेशोज से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अभी हम आगे चलते हैं। तो इन रेशोज से हम एनालिसिस करते हैं कि क्या, और पिछले 5 साल का होगा तो हमें ये देखने में मदद मिलेगी कि कंपनी के रेशोज में कितना चेंज है, प्लस में कितना चेंज है, माइनस में कितना चेंज है, राइट। उसके अलावा कुछ मैक्रो इवेंट्स होते हैं। मैक्रो इवेंट्स यानी कि जो ग्लोबल इवेंट्स हैं, या फिर ऐसा कह लीजिए कि ग्लोबली इकोनॉमी कैसी चल रही है, लोकल इकोनॉमी यानी कंट्री की इकोनॉमी कैसी चल रही है, इंटरेस्ट रेट्स के क्या इश्यूज़ हैं, इन्फ्लेशन का क्या हाल है, राइट। और उसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज़। देखिए कई बार क्या होता है, कोई कंपनी बहुत अच्छे से काम कर रही है, अचानक से कोई गवर्नमेंट पॉलिसी आती है और कंपनी के काम में या तो डेंट आ जाता है या फिर कंपनी का काम एकदम से और बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल पीछे आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जिनके ऊपर जीएसटी की इम्प्लीकेशन आने की वजह से कंपनी की वैल्यूएशन, कंपनी का जो बिजनेस था उसमें डेंट आ गया। और कुछ ऐसे भी हैं जो सनराइज सेक्टर बन गए और उससे रिलेटेड जो कंपनी पहले परफॉर्म नहीं कर रही थी वो परफॉर्म करने लगी। फॉर एग्जांपल सोलर से रिलेटेड कंपनीज या फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड कंपनीज, राइट। तो ये गवर्नमेंट पॉलिसीज पर भी फर्क करता है कि क्या पॉलिसीज चल रही हैं, उसके बेसिस से भी जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं वो बदलते हैं। उसके अलावा बात आती है कि मैनेजमेंट कैसा है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैनेजमेंट। जब भी हम किसी अच्छी कंपनी की बात करते हैं तो हमेशा बोलते हैं कि अरे उस कंपनी का मैनेजमेंट तो बहुत अच्छा है। अच्छे मैनेजमेंट से भी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट, अच्छे मैनेजमेंट से भी ऑर्गेनिक ग्रोथ, अच्छे मैनेजमेंट से भी और बहुत सारी चीज़ें जिससे कंपनी ओवरऑल एक्सपैंड करती है, ग्रो करती है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती हैं। इन सारे बेसिस से हम ये कैलकुलेट कर पाते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसी हो रही है, कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। और तब हम देखते हैं कि हाँ जो प्राइस इस समय बाजार में है और जो प्राइस आपको समझ में आ रहा है बेस्ड ऑन ऑल दीज पैरामीटर्स, उसमें फ़र्क है और वो ज़्यादा ही है। मतलब जो प्राइस मार्केट में चल रहा है उससे ज़्यादा उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू आपको समझ आती है। देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ तरीका नहीं डिस्कस करेंगे, बट नॉर्मली डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड होता है, उसके बेसिस से हम कंपनी की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो निकालते हैं, राइट। अब एक और बात आती है, अब इससे रिलेटेड कभी कोई सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा, राइट। अब एक और बात आती है कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिले हमारे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, मैक्रो इकोनॉमिक से रिलेटेड या कंपनी मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो देखिए इन्फॉर्मेशन, और एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना वो यही है कि उसको राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम कैसे मिले। तो देखिए आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कंपनी की वेबसाइट से, राइट। कंपनी अपनी वेबसाइट्स पे लगभग सारी इन्फॉर्मेशन दे के रखती है, तो आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल सकती है, मैनेजमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल सकती है, राइट। उसके अलावा
बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आज के टाइम पर अवेलेबल है, नाम किसी का नहीं लूँगा। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या फिर और मैनेजमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती हैं। और उसके अलावा बहुत सारी फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल मैगजीन्स आती हैं जिनके ज़रिए आपको पता लग सकता है कि मैक्रो इकॉनमी कैसी चल रही है, लोकल इकॉनमी कैसी चल रही है। आपको ट्रैक करना होता है कि करेंटली गवर्नमेंट के क्या प्रपोजल्स हैं जो आने वाले हैं। बजट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। तो ये सारी प्लेसेस से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। और एक और ख़ास बात, आपको कंपनी की एक्सचेंज फाइलिंग्स भी देखनी चाहिए। बहुत पहले मैंने आपसे किसी वीडियो में शेयर किया था कि लिस्टेड कंपनीज जो होती हैं, अपने जो भी लिस्टेड कंपनीज अपना काम कर रही होती हैं, उनको अपनी हर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के साथ साझा करनी होती है, राइट। तो वो जो भी इंफॉर्मेशन, यानी जो भी छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, वो सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के साथ साझा होती है। तो आपको ये जो एक्सचेंज फाइलिंग्स हैं इनका भी ट्रैक रखना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल इंफॉर्मेशन होती हैं जो कि एक्सचेंज के साथ फाइल होती हैं। नॉर्मल इन्फॉर्मेशन भी फाइल होती है, और चाहे फिर वो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ही क्यों ना हो, लेकिन बड़ी से बड़ी और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी उसके साथ जाती है। जैसे बोनस इशू होने वाला है, या कोई ऑर्डर मिल गया है, कोई नया ऑर्डर मिला है, या हमने कोई नई कंपनी परचेज करी है, वगैरह वगैरह। इस तरीके की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज के साथ साझा होती हैं। तो उन इन्फॉर्मेशन को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब जब ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है, इसके बेसिस से आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। और देखिए, मैं 2-3 चीज़ें और आपको बताना चाहूँगा। 50, 60, 100 कंपनियों के पीछे ना जाएं। आप 5, 7, 10 कंपनियां पिक करें, और उन कंपनियों के जब आप एनालिसिस करते हैं तो साथ साथ क्या करिए, देखिए मोस्टली जैसे हमारा निफ्टी है, उसी तरीके से लगभग हर इंडस्ट्री, हर सेक्टर का एक अपना इंडेक्स भी है। जैसे आईटी का अलग इंडेक्स है, मेटल का अलग इंडेक्स है, ऑटो का अलग इंडेक्स है, राइट। आपने क्या करना है, आपने कुछ कंपनीज लेनी है हर एक इंडेक्स में से, हर एक सेक्टर में से, राइट। और उसके बाद जब आप उस कंपनी को रिव्यू करते हैं तो आप उस सेक्टर के, जैसे सपोज आपने कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशो निकाला, तो आप सेक्टर का भी प्राइस अर्निंग रेशो से उसको कंपेयर करो। उसका कंपनी का ग्रोथ रेट निकाला, सेक्टर का भी ग्रोथ रेट निकालो, कंपैरिजन करिए दोनों में, और तब देखिए कि आपका जो कंपनी है वो अपने सेक्टर से कैसे प्ले कर रही है, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरी चीज़ जो मेरे को लगता है आपको पता होनी चाहिए, वो ये है कि जब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है तो देखिए कम मतलब बहुत ज़्यादा कंपनियों के पीछे ना जाके कम कंपनीज के साथ आपने ये इन्फॉर्मेशन को देखना है और रेगुलर बेसिस पर ट्रैक करना है। जब आप इस इन्फॉर्मेशन को कम से कम 5-6 महीने, 1 साल तक जब आप ट्रैक करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि एग्जैक्टली जो आपको पता लग रहा है, जो आप पढ़ रहे हो, जो आप रिव्यू कर रहे हो, जो आप एनालिसिस कर रहे हो, इट इज़ एक्चुअली कमिंग इनटू प्ले, राइट। तो इसीलिए मतलब ऐसा नहीं है कि 2-4 दिनों की आपने रिव्यू किया और आपने कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। नो, इट टेक्स टाइम। तो ठीक ठाक समय लीजिए, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, आपने इन्वेस्टमेंट भी लंबे हॉराइजन के साथ करनी है, राइट। तो इसीलिए ऐसा, तो वहाँ पर वही बात होगी कि अगर मेरे को 10 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, तो कम से कम 10 महीने तो लगाओ ना उसको रिव्यू करने में। और हाँ, ऐसे में क्या होता है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स आपको जरूर दिखेंगे। देखिए क्या होता है, शॉर्ट टर्म में कंपनी की फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं, शेयर प्राइस ऊपर नीचे जाता रहता है। लेकिन मैंने एक बार अपनी वीडियो में आपसे शेयर किया था कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स या शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशंस होती हैं, इनका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में कोई इंपैक्ट नहीं आता। वो कुछ समय के लिए आता है और फिर वो वापस रिवर्स हो जाता है। तो कंपनी लॉन्ग टर्म तो वो फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस से ही चलती है। एक बात और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, इवन इन द केस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, जो लोग टेक्निकल एनालिसिस कर रहे होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर साथ में लेके चलनी होती है। और एक बहुत बड़े इन्वेस्टर जो हैं, उन्होंने, वॉरेन बुफे, उन्होंने बोला भी है कि when you pay the price to get the value. What is this value? This value is intrinsic value. तो intrinsic value को बहुत इंपॉर्टेंस आपने देनी है अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के क्राइटेरिया में, राइट। और इंट्रिंसिक वैल्यू से रिलेटेड जो मैंने आपके साथ अभी वीडियो शेयर किया है, इसको देखें, और इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लेकर मैं आता रहूँगा। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड थैंक यू।